हेलो फ्रेंड्स, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जेनी। G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को सौंपी गई है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये प्रेसिडेंसी किस तरह से फायदेमंद हो सकती है। 2023 G20 दिल्ली समिट G20 के अपकमिंग 18th मीटिंग है, जो 2023 में न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाला है। इंडिया की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुआ, जो 2023 के फोर्थ क्वार्टर में समिट तक ले जाएगा। प्रेसिडेंसी हैंडओवर सेरेमनी को एक इंटीमेट इवेंट के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें बाली समिट के एंड में G20 प्रेसिडेंसी को इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दे दिया गया था। 2022 को प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। डेलीगेशंस के 43 हेड्स, जो कि G20 के अब तक के लार्जेस्ट हेड्स, इस साल सितंबर में न्यू दिल्ली फाइनल समिट में भाग लेंगे। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का थीम वासुदेवा कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इसे महाउपनिषद के पुराने संस्कृत पद से लिया गया है। अपने काम के प्रोसेस और सिस्टम में G20 में रीजनल रोटेशन और हर साल होने वाले चेंजेस के आधार पर इसके मेंबर्स द्वारा आम सहमति से प्रेसिडेंसी निर्धारित होती है। G20 के दो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, एक है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और शेरपा ट्रैक को लीड करते हैं। रिसेंटली एक फॉरेन मीडिया ने एक वीडियो पोस्ट किया, जहां पे हम फॉरेन मीडिया के एक इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट को अपने होस्ट के साथ गलत तरीके से बात करते देखेंगे, जो उन्हें पूछ रहे थे कि इंडिया एज ए नेशन कैसे प्लान बनाएगा, कैसे उसे एग्जीक्यूट करेगा और इस G20 प्रेसिडेंसी से किस तरह का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंट इस बात पर ध्यान देता रहा कि इससे मोदी जी को क्या फायदा होगा। उनका ओपनिंग स्टेटमेंट मोदी जी पर था, ना कि इंडिया पर। एक इंडियन होने के नाते उन्हें अपने इलेक्शन के लिए G20 प्रेसिडेंसी से लाभ उठाने के बारे में इतना ज्यादा चिंता थी कि रिपोर्टर को स्पेशली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पूछना पड़ा। इंडिया में एंटी मोदी एजेंडा इतना बढ़ गया है कि उनके लिए इंडिया पहले नहीं आता है, बल्कि एंटी मोदी एजेंडा पहले आते हैं। मोदी जी को लेकर उन्हें अपने थॉट्स को बदलना चाहिए। 2014 से इंडिया के डेवलपमेंट को देखकर भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस प्रेसिडेंसी से किसको फायदा होगा, हमारे इंडिया को या फिर मोदी जी को। तो चलिए वीडियो देखते हैं, और वीडियो के एंड में हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के लिए 2023 एक बड़ा साल है, A big year for India, which has जिसने मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज के G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी हासिल की है। world economies. ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है, जो यूक्रेन में रशिया के वॉर, पेंडेमिक के लगातार प्रभाव और बढ़ते फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी के इशू को उठाते हैं। And energy insecurity. लास्ट डे बाली में G20 समिट में प्रेसिडेंसी इंडिया को दी गई। Presidency goes to India. ये एक बड़ा जॉब है। G20 19 मेजर कंट्रीज के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया से इंटरनेशनल डेट, इकोनॉमिक ग्रोथ और फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के एजेंडे को पहले रखने की उम्मीद है। To the top of the agenda. ये दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने प्रोग्रेस और अपने रोल को भी दिखाना चाहता है। ग्लोबल डाउनटाउन के बीच और यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच बढ़ते टेंशन के बीच इंडिया को सबसे बड़ी इकोनॉमीज को नेविगेट करने के मुश्किल काम को फेस करना होगा। United States and China. पैंडेमिक के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और यूक्रेन के वॉर भी ऐसे चैलेंजेस हैं जिसे इंडिया को G20 की हेडिंग ईयर में फेस करना होगा। Heading the G20. इस साल की प्रेसिडेंसी के लिए एक थीम है Global unity. वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और गवर्नमेंट क्रिएटेड एक लोगो भी है। लेकिन उनके पावर और पॉलिटिक्स भी काम करते हैं। Well, इंडिया खुद को कंट्रीज के एक स्पेशल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखता है। हमारे पास लगातार 4 सालों तक G20 को लीड करने वाले ग्लोबल साउथ के बीच रहने की ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। 20 for 4 successive years. और मुझे लगता है कि ये न सिर्फ इंडिया बल्कि G20 के अंदर साउथ की कंट्रीज के लिए उस सिचुएशन से डील करने का एक बड़ा मौका है, Within the G20 to deal with situation जो यूएस और चाइना, G7 और रशिया के साथ बिग पावर राइवल्स के साथ बहुत मुश्किल हो रहे हैं। rivalry between with the US and China, the G7 and Russia, वो सभी डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। decision making, हमें नए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करके दुनिया के साथ रियल प्रॉब्लम्स देखना चाहिए। creating new ones.
एक एम्बिशियस एजेंडे के अंडर इंडिया को आगे काफी सारे काम करने हैं, इसीलिए उसने G20 की हेल्प ली है। आगे और जानकारी के लिए दिल्ली से DW कॉरेस्पॉन्डेंट चारू कार्तिकेय से बात करते हैं। चारू, इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इनक्रेडिबली काफी अच्छे समय में G20 प्रेसिडेंसी संभाली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या अचीव करने की उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि इस प्रेसिडेंसी के पीछे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं behind this presidency. जो नरेंद्र मोदी जी अचीव करने की उम्मीद कर रहे हैं। पहला ये है कि वो डोमेस्टिकली अपने पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इंडिया अगले साल 2024 में पार्लियामेंट्री चुनावों के लिए तैयार है। और अगर मोदी जी इसे फिर से जीत जाते हैं तो वो ये तीसरी बार जीतेंगे, Third term. जो इंडिया के अब तक के पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए काफी हिस्टोरिक होगा। इसीलिए अपने पोजीशन को डोमेस्टिकली स्ट्रॉन्ग करना उनके ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेजेंट करना है, एक ऐसे पर्सन के रूप में जिसे दुनिया सुनती है, एक ऐसे पर्सन के रूप में जिसके अंडर दुनिया ने फाइनली इंडिया को सुनना शुरू कर दिया है। ये एक तरह का प्रोजेक्शन है जो वो पिछले 8 सालों से लगातार दे रहे हैं और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एड्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं। और मैं ग्लोबल एम के बारे में बात कर रही हूँ। मोदी जी ने फूड और मेडिकल सप्लायर्स के ग्लोबल सप्लाई को डिपॉलिटिसाइज करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। वो उस गोल को कैसे अचीव करेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। उन्होंने इसके बारे में बात की है। इनफैक्ट उन्होंने एक प्रस्ताव में कहा था जो एक रशियन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था और रेफरेंस व्हीट और फर्टिलाइजर्स के सप्लाई चेन के लिए था, जो यूक्रेन वॉर की वजह से बर्बाद हो गया था। लेकिन इसे डिपॉलिटिसाइजिंग बनाना सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि G20 के लिए भी सप्लाई चेन्स के पैटर्न को बदलना और फ्यूचर में बढ़ने वाले जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से उन्हें अलग करने से रोकना कितना आसान है। Supply chains and to prevent, to sort of insulate them from geopolitical crisis that might emerge in the future. जो कि इतना बड़ा चैलेंज है। और वैसे भी इंडिया एक बहुत ही चैलेंजिंग समय में प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। Very challenging time. ऐसे कई क्राइसिस है जिनसे इंडिया को डील करना होगा, इसीलिए ये देखना बाकी है कि ये डिपॉलिटिसाइजिंग कैसा होगा। Will happen, Kate. आपने मेंशन किया कि ये मोदी जी को पॉलिटिकली बढ़ावा दे सकता है, लेकिन ये प्रेसिडेंसी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में कैसे मदद कर सकता है? यूक्रेन वॉर होने के बाद से ही इंडिया बहुत ही मुश्किल तरीके का स्टैंड अपना रहा है। Ever since the Ukraine war broke out, हम जानते हैं कि वेस्ट इंडिया द्वारा रशिया के साथ रिलेशन जारी रखने से नाराज है Russia, और यूनाइटेड नेशन में वेस्ट का साथ ना देने से भी, और यूक्रेन पर अटैक करने वाली कंट्री के रूप में रशिया को हमलावर नहीं कहने से भी, invaded Ukraine, और साथ ही इंडिया भी क्वाड की तरह वेस्टर्न कैंप की ओर बढ़ रहा है। been moving to Western camps like the Quad. But then और फिर G20 प्रेसिडेंसी से पहले इंडिया ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर सपोर्ट करने की बात करता है। इसीलिए कई तरह के कंपीटिंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं जिनमें इंडिया शामिल है is involved in. और उन्हें बैलेंस करना कुछ ऐसा होगा जो सच में इंडिया करना चाहेगा, लेकिन ये इस प्रेसिडेंसी के दौरान बहुत ही चैलेंजिंग होगा। During this presidency, Kate. All right, Charu Kartikeya, thank you so much. हमारे पहले कमेंट में लव कनौजिया लिखते हैं, चारू कार्तिकेया मोदी जी के अपने इलेक्शन के लिए G20 से लाभ उठाने के बारे में इतना ज्यादा परेशान थे कि रिपोर्टर को स्पेशली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पूछना पड़ा। इस तरह इंडिया में एंटी मोदी हो गया है कि उनके लिए इंडिया बाद में आता है और एंटी मोदी एजेंडा पहले आता है। नेक्स्ट कमेंट में वरुण नमजोशी लिखते हैं कि वो चारू से पूछ रही थी कि एक नेशन के रूप में इंडिया किस तरह से प्लान बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और इस प्रेसिडेंसी से लाभ उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन चारू बिंग चारू इस बात पर ध्यान देता रहा कि इससे मोदी जी को क्या फायदा होगा। मोदी जी के प्रति उनकी यानी कि लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट की पर्सनल हेट्रेड उनके पास जो भी बुद्धि है उस पर ग्रहण लगाती है। नेक्स्ट कमेंट में अभिषेक दास लिखते हैं कि इंडिया के प्लान्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर के गोल्स के बारे में बोलने के लिए चारू कार्तिकेया ने क्या रिसर्च किया है। एज ए जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्ट सर्विस आप कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि इस डोमेन के एक्चुअल नॉलेज वाले लोगों को इसके बारे में बोलने के लिए हायर कर सकते हैं। लास्ट कुछ स्टेटमेंट में इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट चारू को शर्म आनी चाहिए। होस्ट ने इंडिया के बारे में बात करना शुरू किया, लेकिन चारू के ओपनिंग स्टेटमेंट इंडिया पर नहीं मोदी जी पर था।
उनके लिए इंडिया बाद में आता है और एंटी मोदी एजेंडा पहले आता है। होस्ट के सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें ये बताना चाहिए था कि मोदी जी के बेनिफिट के बजाय इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी से कैसे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट कमेंट कुणाल घोष की ओर से, इससे ये समझ आता है कि मोदी जी दुनिया का मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर है। इंडिया के न्यूट्रल स्टैंड अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि इंडिया के ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट कमेंट में ईस्ट कोस्ट सीईओ लिखते हैं कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नेक्स्ट कमेंट विक्टर समुएल की तरफ से, वो लिखते हैं कि एज एन इंडियन प्राउड फील होता है कि इंडिया G20 के साथ साथ SCO का लीडर भी है। और ये मत भूलो कि इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ 4th पावरफुल मिलिट्री फोर्स है। इंडिया के पास हमेशा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और दुनिया में उभरती वर्ल्ड पावर रही है। नेक्स्ट कमेंट में शाहिदा नुसरत लिखते हैं, एज ए पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान से कश्मीर इशू पर इंडिया और इंडियन आर्मी को लव रेस्पेक्ट से पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ। इंडिया और इंडियंस को पाकिस्तान की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट शर्म की बात यह है कि पाकिस्तानी भी सिर्फ G20 के लिए इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट होने के नाते चारू G20 प्रेसिडेंसी का मतलब नहीं समझते हैं। नेक्स्ट कमेंट में रूबेन वेस्ट लिखते हैं, इंडिया पर इंडियन लोगों के लिए मेरे मन में 2 रीजन से बहुत रेस्पेक्ट है, अपने लैंड के लिए प्यार और दूसरा फूड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर इस व्यक्ति को सही दिशा में ले जाएंगे और उनके लिए एक पॉपेट ना बने। नेक्स्ट कमेंट में अमन लिखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी लीडरशिप के अंडर हम दुनिया में शांति ला सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट में डोरेट फर्नांडिस लिखते हैं कि हम उन लोगों की मदद करने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं जो आज हमारे संपर्क में है। थैंक्स। और नेक्स्ट कमेंट है सेंसरी टोर्स चैनल से, वो लिखते हैं कि हमें अपनी बॉडी को ज्यादा इम्यूनिटी देने के लिए ध्यान देना चाहिए और पीस और स्ट्रेंथ के निर्माण करना चाहिए। आइए हम दुनिया के उन प्रेशर्स को लेकर एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं लेते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं करते हैं। पीस विथ यू। नेक्स्ट पैटले कैट लिखते हैं, उम्मीद है कि इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी के दौरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली वर्ड्स से ज्यादा और कुछ होगा और उम्मीद है कि मोदी जी इसे सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी कंट्री और पूरे प्लेनेट के बेनिफिट्स के लिए यूज करेंगे। ऑब्वियसली मोदी जी की गवर्नमेंट इस प्रोग्राम के सक्सेस की उम्मीद कर रही है क्योंकि इंडिया में फ्यूचर के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा फायदा है। इंडिया में G20 प्रेसिडेंसी का बेनिफिट एक रैपिड, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कॉर्नरस्टोन है। अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया का एम उन एरियाज पर फोकस करना है जिनमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेने के पोटेंशियल है। इंडिया के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है और गुड्स में फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स की तुलना में काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्लोबल जीडीपी के ग्रोथ को अनलॉक करने का पोटेंशियल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2023 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए एक बोल्ड, रिवॉल्यूशनरी और ग्लोबल आर्किटेक्चर स्थापित करता है। G20 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का स्टेज है और सभी मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू पर ग्लोबल आर्किटेक्चर और गवर्नेंस को आकार देने और स्ट्रॉन्ग करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 प्रेसिडेंसी करेगा। नेक्स्ट वेस्ले रेंज लिखते हैं कि मुझे भरोसा है कि इंडिया अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट कमेंट है क्रिश मिचेल, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि इंडिया जैसे महान डेमोक्रेसी को G20 को आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट में पीटर ग्रीनवुड लिखते हैं ब्रिक्स का सपोर्ट करें या यूएसए के गुस्से और सैंक्शंस का रिस्क उठाए। ये इंडिया के लिए वो करने का समय है जो वो जानते हैं कि क्या सही है। ग्लोबली अपने रोल के लिए यूएसए को बुलाओ और सामने खड़े रहो। नेक्स्ट रॉब द एल्डर लिखते हैं इंडिया सच में खुद को रशिया के एली बना लिया है और मॉरली उसे भी ऐसे ही सैंक्शंस के अधीन होना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट में अलेक्जेंड्रा जॉर्ज लिखते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया डेमोक्रेसी के बजाय तानाशाही को प्रेफर करता है। स्टैंस न लेना एक स्टैंस लेने के काम है। नेक्स्ट कमेंट है एक्सप्लोर विद निक से, लिखते हैं दिस इज मोदी इंडिया, जहाँ पे काफी सारे पॉसिबिलिटीज है। 2014 के बाद से इंडिया पूरी तरह से बदल गई है। पूरी कंट्री में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट कमेंट है
थॉमस फिल्प का। वो लिखते हैं कि फाइनली वेस्ट ने इंडिया को सीरियसली ले लिया है। सो इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी में आपका क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।